हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 है हमारा हिस्ट्री के रिवीजन क्वेश्चंस का। तो आपने देखिए आगे बौद्ध जन, वेद पुराण और आर्य काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? मगध साम्राज्य। ठीक है, इसके पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो क्लास भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उससे काफ़ी एमसीक्यूज हैं जो सभी पेपर काफ़ी क्या जितने भी एमसीक्यूज हमने उसमें कराए हैं, वन लीनियर क्वेश्चन कराए, वो सभी आपके पेपर में पूछे गए हैं। उसी तरीके से ये आगे का नेक्स्ट वीडियो उसी का मगध साम्राज्य टॉपिक है, उसके वन लीनियर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध का साम्राज्य पढ़ रहा है तो मगध की राजधानी थी क्या थी? गिरिव्रज थी। गिरिव्रज यानी कि राजगृह था। क्या था? राजगृह। मगध की राजधानी का क्या नाम था? गिरिव्रज। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। किसकी पूछ रहा है? 16 महाजनों की सूची का अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होती है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। ठीक है, शिशुनाग वंश था, इन्हीं के नाम पर ही इस वंश का नाम रखा गया, क्योंकि ये संस्थापक थे। पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयन किसने की थी? सॉरी, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किसने? उदयन ने की थी। नेक्स्ट कहा जाता है पाटलिपुत्र बसा है कहाँ? गंगा सोन नदी के संगम पर बसा है। जैसे कि दो नदियां जहाँ मिलती हैं उसको ही संगम बोलते हैं दोस्तों। दो नदियों के बीच मेल को ही संगम बोलते हैं। तो गंगा और सोन नदी जहाँ पर आपस में परस्पर मिलती हैं वहाँ पर ही क्या बचा है? पाटलिपुत्र हमारा बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अमित घात। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था। कौन था? बिंदुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार और बिंदुसार में थोड़ा सा अंतर है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। जो बिंबिसार ने क्या किया था? हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश क्या है? सबसे पहला वंश है जो हर्यक वंश है, और इसकी स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित घात इसका दूसरा नाम था बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार का दूसरा नाम अमित घात था, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार में बहुत ही फर्क है दोस्तों। ठीक है, 19-20 का अंतर मत समझिएगा। 19-20 नहीं, ये 19,000 और 20,000 वाला अंतर है। जनपद अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन है। देखिए अवंतिका भी बोल रहा है, तो उज्जैन की जनपद अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन थी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के अंतिम शासक। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक थे घनानंद। और पहले शासक कौन थे दोस्तों? पहले शासक कौन थे? जल्दी से बताइए, पहले शासक कौन थे? अंतिम शासक का क्या नाम है? धनानंद जी। दूसरा है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था किसने? ईरान ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो पहला विदेशी था सिकंदर ने ही सबसे पहले कब किया था? 326। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब तो देखिए एक लाइन में 2 क्वेश्चन बन सकता है। 326 में किसने किए थे सबसे पहले? विदेशी ने हमला किया था, सिकंदर ने किया था। और जैसे सन ना दे, किसने सबसे पहले, कौन विदेशी था सबसे पहले कहते हैं आक्रमण करने वाला? सिकंदर था। किस सन में किया था? 326 में। 2-3 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है वो दोस्तों? हाइडेस्पीच कहलाता है। हाइडेस्पीच का युद्ध कहलाता है। किसके बीच? पोरस और सिकंदर के बीच का युद्ध। सिकंदर की जो मृत्यु है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु आपकी कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन एक पार्क का नाम है। ठीक है, एक जगह का नाम, पार्क का नाम नहीं दोस्तों, बेबीलोन एक जगह का नाम है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मौर्य वंश हो गया हमारा फिनिश। मगध साम्राज्य पूरा हो गया खत्म। उसके मगध साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आता था? मौर्य वंश। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे मौर्य वंश के क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश टॉपिक आ चुका है, तो मौर्य वंश के टॉपिक में हम लोग आगे बात करते हैं। देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, मगध साम्राज्य पूरा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का सबसे पहला संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्हें चाणक्य ने तैयार किया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। कहाँ से मिलती है दोस्तों? विष्णु पुराण से। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का निर्माण किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में बनवाई थी।
नेक्स्ट, चंद्रगुप्त अनुयायी था, किसका अनुयायी था भैया? जैसे अब हम लोग कौन से भगवान को मानते हैं उसी तरीके से चंद्रगुप्त किस भगवान का अनुयायी थे? जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, इन्होंने जैसे कि अकबर दीन इलाही धर्म चलाना चाहता था, वैसे ही इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। जैसा बताया, चाणक्य ने ही इनको क्या किया था? तैयार किया था युद्ध के लिए। वो आपको इसकी डिटेल में क्लास आगे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, महाभारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है, ठीक है। चाणक्य को किस क्या कहा गया है? भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चाणक्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से क्यों जानते हैं? चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से क्यों जानते हैं? यह अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? ये लिखी थी चाणक्य ने, इसलिए। और क्या बोला क्वेश्चन? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, कौन सी है? प्रशासन के ऊपर, किसके प्रशासन के ऊपर, किस तरीके से शासन किया जाए राज्य, किसी राज्य को किस तरीके से चलाया जाए, उसको चलाने के लिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखी थी, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त की जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, कहाँ से? भद्रबाहु से ली। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी जैन धर्म की शिक्षा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन बाहर से आया, कौन यूनानी आया था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी? तो कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था, जिसने क्या लिखी थी? इंडिका पुस्तक। और ये कहाँ से आया था? यूनान से आया था। कहाँ से आया था? यूनान से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन मृत्यु कब हुई थी? सबसे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईफू में, यानी ईसा पूर्व में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन गया। पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन मृत्यु 298 बिताया, कहाँ पर बिताया था अंतिम दिनों में? श्रवणबेलगोला। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, यानी कि कर्नाटक में। ये कहाँ जगह है? कर्नाटक में जगह है। नेक्स्ट है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जब लास्ट में मरने वाले थे, वो कौन था जिन्होंने सबसे लास्ट में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने लास्ट दिनों में किसको अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। शिलालेख यानी कि पत्थरों द्वारा ही लिखावट किसको बोलते हैं? शिलालेख को बोलते हैं। और किसने किया था? सबसे पहले अशोक ने चलाया था शिलालेख का प्रचार, ठीक है। शिलालेख का प्रचलन किसने स्टार्ट किया था? तो अशोक ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब? कलिंग युद्ध में 261। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब? कलिंग युद्ध में 261 के। अब याद करिए कलिंग का युद्ध कब हुआ था? देख लीजिए, कलिंग का युद्ध 261 में ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, किसको? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को। किसको भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को। तो इससे क्या पता चलता है? अशोक क्या थे? बौद्ध धर्म थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं जैन धर्म के थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी थोड़ा सा आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था, कब हुआ था अशोक का राज्य अभिषेक? अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था भैया 259 में। कब? 269 में, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? सबसे लंबा स्तंभ कौन है? 7वां। अशोक के स्तंभ थे, याद है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ पूछ ले तो 7वां स्तंभ सबसे लंबा है। अशोक का नाम अशोक है, ये किसने कहा? मास्की, आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में लिखा है। क्या किसमें लिखा है? मास्की, आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, किसमें लिखा है? बाबू बैराट स्तंभ लेख में लिखा है, ठीक है। बाबू बैराट स्तंभ लेख में ये लिखा है कि अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया, और अशोक का नाम अशोक है। ये किसमें लिखा है? मास्की एवं किसमें? गुर्जरा में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। ये जयपुर राजस्थान में लिखा स्तंभ है, ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किसमें मिलता है? आपको अशोकों के शिलालेखों में। किसमें मिलता है? अशोक के शिलालेख में मिलता है, ठीक है दोस्तों। अशोक के शिलालेख
13 में। कौन से शिलालेख में? 13 में। नेक्स्ट है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप बनवाया था, सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने किया था। अभी अशोक ने चला तो अशोक ने ही किया था। अशोक के अभिलेखों की खोज की थी 1765 ईस्वी में स्वतंत्र। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में, ईस्वी आ गया है तो इसे ईसा पूर्व, ईसा उसके जन्म के बाद के सन है 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया। किसने किया था? आगे देखते हैं सर्वप्रथम किसने किया था? टी फैंथलर ने। किसने? टी फैंथलर ने किया था। अशोक ने अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। अशोक के जो सबसे पहले जो अभिलेख थे, जो शिलालेख थे वो किसने सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 से पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 से पढ़ा था। नेक्स्ट, अशोक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। कब हुई थी दोस्तों? 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिसेन। हरिसेन इलाहाबाद प्रस्तुति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। किसको देता है? प्रस्तुति लेख की जानकारी किसको देता है? समुद्रगुप्त को देता है दोस्तों। किसको देता है? समुद्रगुप्त को देता है। ठीक है दोस्तों, किसको देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदंत था। कौन था दोस्तों? बृहदंत था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश कौन था? देखो शुंग वंश पुष्पमित्र शुंग था। नींव किसने डाली? तो पुष्पमित्र शुंग ने नींव डाली थी। किसने डाली थी? पुष्पमित्र शुंग ने नींव डाली थी। और बरहुत स्तूप का निर्माण करता या निर्माण किसने कराया था? पुष्पमित्र शुंग ने। सारे देखिए, सारे स्तंभ पर देखिए स्तूप उसने नहीं बनवाया, अशोक ने। पुष्पमित्र शुंग ने बनवा डाला था। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा जितनी भी चीजें सब उसने ही अशोक ने करवाई। नहीं भैया, आगे भी राजा महाराजा आए, उन्होंने कुछ ना कुछ बनवाया और किया अपने राज्यकाल में कार्य। ठीक है, तो बरहुत स्तूप का निर्माण कराया। देखिए क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इस पीडीएफ में डाला है। पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवी भूति। कौन था? देवी भूति। कौन था? देवी भूति। नेक्स्ट है भारतीय सीमा पे प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था। भारतीय सीमा पे प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक आ जाए तो कौन है? डेमेट्रियस। कौन है? डेमेट्रियस प्रथम यवन का मतलब है डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, कौन है? डेमेट्रियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे है डेमेट्रियस को पराजित किया था किसने? पुष्पमित्र। देखिए जब उसके ही शासनकाल में आया है तो वही इसको पराजित भी करेगा। तो डेमेट्रियस प्रथम को कौन पराजित किए थे? पुष्पमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ कितने कराए थे? 2 यज्ञ कराए थे। और अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं दोस्तों? ये अश्वमेध यज्ञ होते हैं, कहते हैं अपने घोड़े यज्ञ करते करते घोड़ों को छोड़ देना और जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाए उस पूरी जमीन पर अपने कहते हैं अपना राज्य बना लेना। ठीक है, वहाँ के जितने भी राजा हैं, अगर राजा मान गए अब तो ठीक है, वरना उनके साथ युद्ध करके उनको अपने साथ लेके आना। ठीक है दोस्तों, इसको ही अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। अगर उन्होंने दोस्ती अपना ली, अगर उनका घोड़ा जिस राज्य में अगर घोड़ा पकड़ गया, उस राज्य ने अगर घोड़ा नहीं छोड़ा तो उस राज्य से युद्ध होगा और युद्ध जीत गया तो वो पूरी जमीन उनकी हो जाएगी। इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ कार्य करता था। अब देखिए हमारे मगध भी खत्म हो गया और मौर्य आर्य समाज भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसके बाद अब आता है सातवाहन वंश। अशोक भी चला गया और शुंग वंश भी चला गया। अब आता है सातवाहन वंश। सबसे पुराने सबसे लास्ट वंश यही है, सातवाहन वंश। इसमें सोने के सिक्के भी चलाए गए। देखिए लिखा है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे किसने? यूनानियों ने। ठीक है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना अब देखते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुमुख ने की थी। किसने की थी? शिशुमुख ने की थी। नेक्स्ट है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध के 10 राजाओं का युद्ध किया था, लड़ा गया था। किसने? परशुनी। किसने की थी? परशुनी नदी तट पर। कहाँ की थी? परशुनी नदी। दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। कहाँ पर लड़ा गया था? परशुनी नदी के किनारे। कहाँ पर? या तट पर। ठीक है, परशुनी नदी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने? हिंदू यूनानियों ने। किसने किए थे? हिंदू यूनानियों ने भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के
चलाए थे। नेक्स्ट है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने, किसने चलाए थे? बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। किसने? कुषाणों ने। ठीक है दोस्तों, 24 कैरेट के सिक्के चले थे जिसको शुद्ध सोना कहा जाता है। नेक्स्ट सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी। सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं कब जारी हुई थी? गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं चली थी। नेक्स्ट है शीशे के सिक्का चलाया गया था। शीशे यानी कि कांच जो होता है उसी के सिक्के चलाए गए थे। कौन से वंश में? सातवाहन वंश में। ठीक है, तो सातवाहन वंश में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमें यही लगता है क्योंकि यही पूछा जाता है सातवाहन वंश। और किसने कहते हैं सातवाहन वंश की स्थापना की थी? ठीक है, शिशुमुख ने की थी। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया किसने था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। द्वितीय मतलब सेकंड ने, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। और जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त समय को क्या बोला है? विक्रमादित्य। 10 ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था तो ये किसने? शेरशाह सूरी ने शासनकाल में। किस शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का सबसे पहले ढाला गया था। ठीक है, जैसे आज हम लोग 1 रुपए 2 रुपए, तो वही रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? नेक्स्ट है अन्ना का सिक्का, अन्ना बोले, आना का सिक्का। आना का सिक्का चलाया था किसने? शाहजहां ने। आना टका ये सब जो चलता है वो सब आना का सिक्का किसने चलाया था? आना का सिक्का चलाया था आपके शाहजहां ने। किसने चलाया था? शाहजहां ने। फिर आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक हैं कौन? कुजुल कडफिसेस ये है कुषाण वंश के संस्थापक। याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है। जितने भी कहते हैं क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और अभी अगर आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर 50 क्वेश्चन भी आपने पता है तो आपकी जो कहते हैं पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। फिर भी ये रिवीजन क्लास आप लोग देखते रहिए जिससे कि आप कहते हैं माइंड रिफ्रेश होता रहे और क्वेश्चन आपके दिमाग में बने रहे। नेक्स्ट क्या है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण वंश में। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कब बनी थी? कुषाण वंश में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? कुषाण वंश में बनी थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था दोस्तों। कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। कनिष्क समझिएगा सॉरी। कनिष्क की पहली राजधानी कौन थी? तो कौन थी? पुरुषपुर। कौन थी? पुरुषपुर। नेक्स्ट है कनिष्क की दूसरी राजधानी। 2 राजधानी थी। पहली कौन थी? तो जब उसने पहली पूछा इसका मतलब दूसरी भी होगी। तो पहली थी पुरुषपुर, दूसरी थी मथुरा। कौन थी दूसरी? मथुरा थी। ठीक है दोस्तों, दूसरी राजधानी कौन थी? मथुरा। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। कब हुआ था? चोल वंश के शासन में। कब हुआ था दोस्तों? चोल वंश के शासन में हुआ था। क्या? विमान शैली का प्रचलन हुआ था। किसके शासन में? चोल वंश के शासन में। नेक्स्ट दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। कब हुआ था? दशमलव प्रणाली का जन्म गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट अगर पूछ ले आपसे कि राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किससे? शक संवत से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे। आयुर्वेद के कौन जनक थे? चरक थे। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने? सिल्क मार्ग को आरंभ कनिष्क ने कराया था सबसे पहले। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अंतिम शासक बहुत पूछ लेता है इसलिए याद रखिएगा। देखिए अब हम लोग ने क्या कर दिया है, आपका शक संवत भी खत्म हो गया है, सातवाहन भी खत्म हो गया है। अब आगे क्वेश्चन आ गया है गुप्त काल से। किससे आ गया है? गुप्त काल से। किससे आ गया है? गुप्त वंश से। अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? गुप्त वंश से आ चुके हैं। ठीक है, गुप्त वंश से। इसमें लाइन तार आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइन तार सभी के क्वेश्चन है। गुप्त वंश की राजधानी मिलती है किससे? वायु पुराण से। किससे मिलती है? गुप्त वंश की जो जानकारी राजधानी बोल रहे हैं, देखिए गुप्त वंश की जो जानकारी है वो किससे मिलती है? वायु पुराण से। ठीक है, वायु पुराण भी 18 पुराणों में से एक है। नेक्स्ट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसने बोला था? विसेंट ऑथर ने कहा था। विसेंट ऑथर स्मिथ ने। किसने पूरा नाम क्या था? विसेंट ऑथर स्मिथ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? जो समुद्रगुप्त है वो भारत का क्या है? नेपोलियन। क्या है? भारत नेपोलियन। सिक्कों पर भी देखिए ये केवल यही पूछ लेता है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित हैं समुद्रगुप्त। सिक्कों पर क्या वीणा बजा रहे हैं वो कौन है? समुद्रगुप्त ने अपनी फोटो सिक्कों पर चलाई थी। नेक्स्ट भारत पर बिस्मार्क है।
वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है बिस्मार्क भारत का। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आइंस्टाइन है नागार्जुन। भारत के जो आइंस्टाइन है वो कौन है? नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्व घोष को कहा जाता है। किसका कहा जाता है? अश्व घोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। अश्व घोष को क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्व घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ईरान के नेपोलियन है। ईरान का नेपोलियन भैया, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है। कौन है? नादिर शाह। नादिर शाह कौन है? ईरान का नेपोलियन है। समुद्रगुप्त को दरबारी कवि कहा था हरिसेन ने। समुद्रगुप्त को क्या कहा था? दरबारी कवि हैं भाई ये तो। किसने कहा था? हरिसेन ने कहा था। हरिसेन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था। अब ये देखिए, फायान कब आया था? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। कहाँ से आया था? और चीन से आया था। कौन था? ये चीनी बौद्ध था। चीनी बौद्ध था। तो क्यों आया था? समुद्रगुप्त में पूरे देश का कहते हैं वो चेकिंग करने आया था। ठीक है, इसने ही कहते हैं समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। और कहाँ से आया था? 2 क्वेश्चन पूछा था। फायान कहाँ से आया था? तो चीन से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 5वीं शताब्दी में आया था। देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। कब आया था? 5वीं शताब्दी में आया था। और किसके काल में? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है समुद्रगुप्त सेकंड या समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा निकला। चंद्रगुप्त सेकंड है, जिसे विक्रमादित्य बोला गया, ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तो कहाँ? उज्जैन को बनाई थी। समुद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाई थी? उज्जैन को, बाबा की नगरी को बनाई थी। ठीक है, उज्जैन में क्या है? भोले बाबा है ना। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। कब? 58। इसीलिए जब भी विक्रम संवत निकालना होता है तो 18 से घटाते जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक एवं दिनार। क्या था? गुप्तकालीन में रजत मतलब क्या? आपका कहते हैं चांदी, और स्वर्ण मतलब सोना। रजत मतलब होता है चांदी और स्वर्ण मतलब सोना। तो रजत को रूपक बोलते थे और सोने के सिक्कों को दिनार बोला जाता था गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। इन्होंने ही क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी? नींव रखी और यह पूरा बनवाया। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कौन था ये? मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट है विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। कब की थी? 1770 से 1810 में की थी। विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और किसने? नालंदा की किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन महारौली में स्थित रामचंद्र के लौह स्तंभ ने जो बनवाया था, उसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अरे गधा ये। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है कि गंगोई कांड कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। गंगोई कांड बोल रहे, सॉरी, गंगोई कोड किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को क्या बोला जाता है? गंगोई कोड। नेक्स्ट है गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन थी? जो गुप्त काल में सबसे भाषा थी, देखिए पुरानी भाषा ही संस्कृत भाषा ही को ही गुप्त काल की क्या बोला जाता है? राजकीय भाषा। नेक्स्ट है भारत का इतिहास स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत के इतिहास को क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग। किसको? और भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल के युग को। गुप्त काल का युग बहुत ही अच्छा था और सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा इसमें चलाए गए थे, पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। प्रमुख राजवंश क्वेश्चन शायद आधा है। विष्णुगुप्त का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ये क्वेश्चन आधा है दोस्तों, इसको इग्नोर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था
पुष्पभूति कौन था? पुष्पभूति। कौन था? पुष्पभूति। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति। नेक्स्ट पुष्पभूति जो वंश, पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन। कौन था? नरवर्धन। ये था पुष्पभूति वंश का आपका संस्थापक। और देखिए इसमें पहले ही आगे लिखा है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्पभूति, और सब जो पुष्पभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था, और किसको किया था? कन्नौज को। थानेश्वर से सीधा कहाँ आ गई थी इसकी राजधानी? कन्नौज आ गई थी। कहाँ गई थी दोस्तों? कन्नौज आ गई थी। नेक्स्ट अगर पूछें तो नेक्स्ट अगर बोले तो भूमि देने की संपत्ति प्रथा थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? वो हर्षवर्धन। कहाँ से? हर्षवर्धन ने प्रारंभ की थी। भूमि को देने की संपत्ति किसने? हर्षवर्धन ने प्रारंभ की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? 606 ईसा पूर्व। 606 से 647 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था? 606 से 647 ईसा पूर्व में। अब देखिए ह्वेनसांग की चीनी यात्री ये भी था। कौन था? ये भी एक चीनी यात्री था। कब आया था? भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के कब आया था? 606 से 647 में। ठीक है, तो ये देखिए जो कहते हैं जो बाहर से आए थे, किसके शासनकाल में आए थे? जो ये सब लेखक थे, इन्होंने बुकें किताबें लिखी, इनके बारे में इन्हीं लोगों के द्वारा पता चलता है। इन्हीं लोगों ने बाहर बताया कि भारत इतना अच्छा है, भारत में ये सब चलता है। ये लोग यहाँ वहाँ पर रिसर्च करने ही आए, जैसे लोग एक तरीके से कहते हैं रिसर्चर बोल सकते हैं। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक थी कौन सी? देखिए पुस्तक लिखी थी सीयू की। कौन सी लिखी थी? सीयू की। नेक्स्ट यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को। किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को ही क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार। आगे है नीति पंडित। नीति का पंडित और शक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित और शक्य मुनि ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को नीति का मुनि और शक का पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बोले हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। कहाँ के कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी। पुलकेशिन द्वितीय, जो पुलकेशिन इंपॉर्टेंट, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 में पराजित किया था। कहाँ पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर किया था। किसने किया था हर्षवर्धन को पराजित? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ पर? प्रयाग में। प्रयाग मतलब प्रयागराज पूरा, ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद। नेक्स्ट पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? शिशु विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु, सॉरी शिशु विष्णु कौन है? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट पल्लव वंश की राजधानी। पल्लव वंश की राजधानी है कांचीपुरम, तमिलनाडु जिसको बोल, ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियाँ हैं, नटराज की मूर्तियाँ भैया चोल वंश की हैं। चोल वंश काल में नटराज की मूर्तियाँ बहुत बनाई गई थी। नेक्स्ट राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था कौन था? दंतीदुर्ग था। कौन था दोस्तों? दंतीदुर्ग था। नेक्स्ट अगर बोले तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करा डालेंगे, आप बिना देखे, बिना बस वीडियो को कहते हैं स्किप करें, बस देखते रहिए। इतने क्वेश्चंस हैं कि आप बस कहते हैं कहेंगे सर सारी जीके जीएस तो यहीं मिल गई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरी आधी हिस्ट्री तो हमको यहीं मिल गई। ठीक है, चालुक्य राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। नेक्स्ट चालुक्यों की राजधानी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कौन थी? वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप। किसने की? तैलप द्वितीय ने। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट चोल वंश के अंतिम राजा का नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन थे? राजेंद्र थे। कौन थे? राजेंद्र। कौन थे ये चोल वंश के अंतिम राजा? राजेंद्र जी, राजेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन को व्यवहार लाया गया था। किसने लाया था? ग्रीकों ने। कौन लाया था? ग्रीक लाए थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन कौन लाया था? ग्रीक। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल था। कौन था? नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? चोल था। चोल। ठीक है, स्थानीय
स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की थी। एक वैसी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन किसकी थी? चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। कौन सी थी? द्वार समुद्र। नेक्स्ट है हुड़ो। हुड़ो पर आक्रमण किसने किया था? हुड़ो पर आक्रमण समुद्र स्कंदगुप्त के समय हुआ था। कब हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हुड़ों के प्रथम शासक कौन थे? तोड़मार थे। कौन? तोड़मार, मतलब तोड़ और मार यही थे। तोड़मार कौन थे? हुड़ो वंश के शासक थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। कौन थे दोस्तों? खिज्र खां। खिज्र खान। खिज्र खान कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक थे। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने का वाला सुल्तान था। कौन था? वो था नासिर-उद-दीन महमूद। कौन था? नासिर-उद-दीन महमूद था। क्या था? टोपी सरकार आजीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मिहिर गुला पराजित हुआ था। कहाँ हुआ था? यशोवर्मन द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? यशोवर्मन द्वारा। संगम युग महान शासक था कारगिल करिकाल का। ठीक है, संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल था। ठीक है, नेक्स्ट है संगम आमतौर ये तो और संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से। अब देखिए, ये वाला संगम मत समझिएगा जो दो नदियों वाला पहले बताया था, ये वो संगम नहीं है। संगम का तात्पर्य क्या है? कवियों की गोष्ठी से है। प्रथम एवं तृतीय यानी फर्स्ट एवं थर्ड का संगम हुआ। कब हुआ था? मुदैर। कहाँ? मदुरै में। मदुरै में हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। कहाँ हुआ था दोस्तों? कपाटपुरम में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम अलैव में हुआ था। अलवै लग। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम के अध्यक्ष थे दोस्तों अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि, जिसको अगस्त्य बोल सकते हैं, अगस्त्य। ठीक है, अगस्त्य ऋषि थे। ठीक है, तो ये आपकी रही क्लास कहते हैं पूरी कहते हैं। जितनी भी हिस्ट्री क्वेश्चंस थे उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में कवर करा दिया, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज की टॉपिक में आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, हमें लग रहा है शायद 60 या 70 क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिल गए होंगे। तो आज इसी तरीके की नई क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही साथ सब चीज़ का ज्ञान मिलता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।